नमस्कार साथियों, आज मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपके सामने बोर्ड पर आपको दिख रहा है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि क्या सिलेबस में पूछा जाएगा। 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन का एग्जाम पेपर 27 जुलाई को कंडक्ट होगा, डेट फिक्स है उसकी। तो उसके लिए सभी बच्चों ने मेरे ख्याल से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो थोड़ा सा पहले सिलेबस का एनालिसिस करेंगे हम कि क्या क्या उसमें पूछा जाएगा और किस तरीके का पैटर्न एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार हम चर्चा करेंगे ग्रेड 3 लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के संदर्भ में। ठीक है, अब देखिए पेपर फर्स्ट, थोड़ा सा हम पेपर फर्स्ट को भी डिस्कशन करेंगे जो जीके का पार्ट है। आप सभी को पता है 2 पेपर होते हैं, जिसमें पहला पेपर जीके का और दूसरा पेपर लाइब्रेरी साइंस का आपको सब्जेक्ट को देखने को मिलेगा। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क, यानी जो क्वेश्चन पेपर है वो 200 मार्क का होगा और 100 क्वेश्चन उसमें आपको पूछे जाएंगे जीके के पेपर में। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स। ठीक है, यानी 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा उस जीके के पेपर को सॉल्व करने के लिए। यानी 2 पेपर होंगे, दोनों सेपरेट होंगे, अलग अलग पारियों में कंडक्ट कराएंगे। तो पहले पेपर में भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और दूसरे पेपर में भी 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, हर पेपर यहाँ 200 मार्क का होगा और 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा, ये सभी को पता है। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स, नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करी जाएगी इस क्वेश्चन पेपर में। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, यानी एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो उसके लिए 1/3 मार्क आपका काट लिया जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग है, और कितनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको इस पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट पर देखिए आप 5th पॉइंट यहाँ दिया है, न्यूनतम योग्यतापूर्ण अंक 40% होंगे, यानी इस पेपर में मिनिमम मार्क आपको 40% लाना अनिवार्य है। अगर आप जीके के पेपर में 40% लाए हैं तभी आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर जो है वो चेक किया जाएगा, अन्यथा लाइब्रेरी साइंस का पेपर चेक नहीं किया जाएगा अगर आप इसमें 40% नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, यह शर्त है कि उपरोक्त निर्धारित प्रतिशत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति SC/ST के लिए यहाँ 5% की छूट दी गई है, यानी उनको जो मिनिमम परसेंट लाना है वो 35% लाना अनिवार्य है। क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी को ये फर्स्ट पेपर का जो पैटर्न है वो सभी को क्लियर हो गया है, यानी दोनों पेपर में 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, अब देखिए कि फर्स्ट पेपर में पूछा क्या जाएगा, कौन मतलब सिलेबस में क्या क्या उसमें टॉपिक दिए हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, उसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं यहाँ दिया है आपको, ज्योग्राफी, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की आपको ज्योग्राफी पूछी जाएगी, हिस्ट्री पूछी जाएगी, कला संस्कृति पूछी जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कला संस्कृति जैसा पहले पैटर्न था यही राजस्थान की उसमें पूछी जाती थी। और करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, 4 पार्ट्स में इस पेपर के पार्ट्स को डिवाइड किया है, यानी इस प्रश्न पत्र को 4 भागों में डिवाइड किया है और 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। पहले में है राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कला संस्कृति। ठीक है, दूसरे में है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान की ही करंट अफेयर पूछी जाएगी, जितनी राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर बन सकती है। और आप ये समझ लीजिए कि करंट अफेयर लास्ट के 6 महीने की तो आपको पढ़कर ही जानी है। ठीक है, तो राजस्थान के समसामयिक मामले जितने भी हैं आप पूरे 6 महीने के अच्छे ढंग से पढ़कर जाइए, पूछे जाएंगे। बाकी 3rd पॉइंट में है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी विश्व की और भारत की जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। उस सामान्य ज्ञान में आपको विश्व भूगोल में
महाद्वीप, महासागर, नदियां, ये सब पढ़ने हैं आपको, ठीक है। पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, ये जनरल में ही आते हैं और ये पूछे जाएंगे। बाकी इंडिया में आप पूरी जनरल नॉलेज लिखिए, यानी ज्योग्राफिकल जितना बनता है आप पूरी ज्योग्राफी भारत की पढ़कर जाइए, ठीक है। बाकी का 4 पॉइंट यहाँ दिया है। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान आपको दी है, शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान है, ठीक है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी यहाँ पे जोड़ी है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि आपको पूरी जितनी शैक्षिक मनोविज्ञान बनती है वो पूरी आपको पढ़कर जानी है। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन उठाकर पूछा जा सकता है। अभी अभी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन का एग्जाम पेपर हुआ था, उसमें आपने मनोविज्ञान देख ली होगी किस प्रकार की आई है, यानी जिस तरीके से बच्चे प्रिपेयर होके गए थे वो पूरी की पूरी ऐसी नहीं पूछी, यानी कि व्यवहारिक साइकोलॉजी यहाँ पूछी गई है। तो साइकोलॉजी को भी आप समझकर पढ़ के जाना, ढंग से पढ़ना। और बाकी पॉलिटी यहाँ पे दी नहीं है, अगर पूछ लिया जाए तो कोई संशय नहीं है, वैसे सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, अधीनस्थ बोर्ड है। हालांकि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो घबराएं नहीं, थोड़ा सा आप भी अपनी माइंड को ब्रॉड करिए और उस तरीके से तैयारी कर जाइए कि आपका एग्जाम पेपर ढंग से निकल सके, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट पेपर की चर्चा कर ली है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं। बाकी अभी हम एक बार सेकंड पेपर की भी यहाँ चर्चा कर लेते हैं कि दूसरे पेपर में क्या होने वाला है, मतलब क्या सिस्टम उसका रहने वाला है, ठीक है। एक बार यहाँ पर भी देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम और पत्रों का दायरा, परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पत्रों का दायरा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। यानी अगर सिलेबस में चेंजिंग कर दी जाए तो कोई संशय नहीं है, घबराना नहीं है कि भाई सिलेबस में चेंजिंग क्यों हो गई, उन्होंने पहले से ही निकाल, इसीलिए ये पॉइंट डाला है कि अगर बोर्ड को लगे कि सिलेबस में थोड़ी चेंजिंग करनी है तो वो कर सकता है, ठीक है। आपको तो लेकिन अभी जो एडवर्टीजमेंट में दिया है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। आगे देखते हैं पेपर सेकंड। ये जो पेपर है वो, ये जो पेपर है सेकंड, ये है लाइब्रेरियन का, ठीक है, यानी सब्जेक्ट का ये पेपर है। इसमें क्या सिस्टम रहने वाला है कि द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, यानी वही जैसे फर्स्ट पेपर में 200 मार्क का क्वेश्चन पेपर आना है, वैसे ही लाइब्रेरियन का भी 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, यानी 2 घंटे का ही आपको इस पेपर में समय मिलेगा। प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग उसमें उसी तरीके की होगी, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। अभी हम सिलेबस को ये देखेंगे कि उसमें सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स जोड़े हैं, यानी कौन सी यूनिट का वेटेज इसमें ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर भी यही सिस्टम है कि सेकंड पेपर में भी आपको 40% लाना अनिवार्य है और जो SC ST के स्टूडेंट हैं उनके लिए 35% लाना अनिवार्य है, ठीक है, तभी आपका क्वालिफाइंग माना जाएगा। अब देखिए जो ये लाइब्रेरियन का सिलेबस है, लाइब्रेरियन के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक मुख्य रूप से इसमें जोड़े गए हैं, यानी हमने लाइब्रेरियन में क्या क्या पढ़ना है, ये चीज आज हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं कह दूं, जीके का पेपर समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि उसमें क्लियरली पॉइंट दिए होते हैं, लेकिन यहाँ लाइब्रेरियन में आपको एक एक पॉइंट को ढंग से समझना है कि किस में क्या चीज और सम्मिलित हो सकती है। क्योंकि अभी जब 2022 का पेपर हुआ था तो बच्चों को मतलब एकदम से ऐसा लगा कि आउट ऑफ सिलेबस दिया है, यानी जो सिलेबस बोर्ड ने निकाला है उसके अकॉर्डिंग नहीं, उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन दिए हैं। देखिए वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेट करते हैं, आज हम उसी की चर्चा करेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का ब्रह्मांड, ये आपको पढ़ना है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी जितना आप ज्ञान के बारे में पढ़ सकते हैं उतना आपको पूरा देखना है। ज्ञान की परिभाषा किसने किस प्रकार से दी, कब दी, ज्ञान का मतलब ज्ञान को किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, वो चीजें हमें सब पूरा इसमें पढ़ना है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का ब्रह्मांड शब्द से आप समझ पा रहे हैं कि यानी ज्ञान के बारे में आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय निर्माण, विषय को आपको पढ़ना है।
विषय की स्ट्रक्चर, एट्रीब्यूट और ज्ञान के भी स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स दोनों, यानी विषयों की संरचना और गुण, ये विषय का भी पढ़ना है और ज्ञान का भी पढ़ना है। ठीक है, ज्ञान की संरचना किस प्रकार की है, यहाँ पे भी मैं जोड़ देती हूँ एक बार, संरचना और गुण ये दोनों विषय के भी पढ़ने हैं आपको और ज्ञान के भी पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी विषय निर्माण की परिभाषा आपको पढ़नी है, विषय की परिभाषा, विषय निर्माण की विधियां पढ़नी है कि यानी किस तरीके से कौन सी विषय किस विधि के द्वारा निकलती है, किस विधि के द्वारा उसे बनाया जा सकता है। और विषय निर्माण विधियों को मैं फिर से कह रही हूँ आपको ढंग से ऑफिशियल यानी यूनिवर्सिटी की किताबों को अच्छी ढंग से महत्व देना, कि ऑथेंटिक बुक्स आप पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि विषय निर्माण विधियों में मैंने जितना देखा है बुक्स में, उसमें सभी में वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो चीज आप ढंग से करना। विभिन्न वर्गीकरण योजनाओं में मानचित्रण विषयों का ब्रह्मांड, यानी आपने ये देखना है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपको जितनी क्लासिफिकेशन की स्कीम है उन सभी में सब्जेक्ट का मैप किस तरीके से होता है, मानचित्रण, वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, यानी सीसी है, एलसीसी है, यूडीसी है, डीडीसी है, इन सभी में आपको विषय चित्रण के बारे में पढ़ना है। क्लियर? आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट दिया है, यानी पहला पॉइंट आपके सामने यही था और पहले पॉइंट में आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, अभी दूसरे पॉइंट को देखिए, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। यहां आपको स्टार्टिंग में ही पॉइंट दे दिया है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी ग्रंथ सूची विवरण, हम कहें ग्रंथ सूची विवरण, ये पूरी आपको पढ़नी है। ग्रंथ सूची विवरण, जितना ग्रंथ सूची से रिलेटेड है वो पूरे फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कोई ऐसी बुक ढूंढिए जिसमें ये एक्सप्लेनेशन में पूरा दे रखा हो, आप पूरे उसको ढंग से पढ़िए, क्योंकि पिछले ही एग्जाम पेपर में ग्रंथ सूची से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप थोड़ा ध्यान रखना। अभी देखिए कैटलॉग, यहाँ कैटलॉग दी है, तो कैटलॉग को आपको कैटलॉग की परिभाषा पढ़नी है, पर्पस, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फिजिकल फॉर्म इंक्लूडिंग ओपैक फिलिंग रूल्स, देन नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग। ठीक है, यानी बिब्लियोग्राफिक विवरण आपको पढ़ना है, सूचीबद्धता का उद्देश्य, सूची के प्रकार, सूची का उद्देश्य, सूची की परिभाषा, सब कुछ आपको पढ़ना है सूची से रिलेटेड। ठीक है, यानी लाइब्रेरी कैटलॉग अगर शब्द आ गया तो लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है, एक भी चीज नहीं छोड़नी है। ठीक है, संरचना है, प्रकार है, ये सब। भौतिक रूपों में ओपैक भरने के नियम, सूचीकरण के मानक सिद्धांत, ये ओपैक फिलिंग रूल्स पढ़ना है, और सूचीकरण के मानक सिद्धांत यानी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग, ये भी आपको पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दस्तावेज विवरण में अभ्यास के सिद्धांतों का अवलोकन करना। और दूसरा क्या है, करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि वर्तमान की जितनी प्रवृत्तियां हैं वो सभी आपको पढ़नी है। करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, ये सभी पढ़ना है, यानी मार्क वगैरह जितने भी आते हैं वो आरडीए मार्क, ये सब आपको क्लियरली पढ़ने हैं। बाकी स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉगिंग, स्टैंडर्ड कोड यानी कि मानक कोड जितने हैं, सीसीसी आपको पूरा पढ़ना है, AACR2 आपको पढ़ना है, ये सारे इन मानक कोड में शामिल होंगे। ठीक है, यानी कि कितनी एंट्री किस प्रकार से बनती है, सीसीसी के अंदर कैसी, AACR2 के अंतर्गत कैसी, सीसीसी में कितने अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद के कौन कौन से नाम होते हैं, क्योंकि अभी अभी सेकंड ग्रेड के पेपर में भी पूछा गया था कि कौन सा अनुच्छेद नहीं होता, उसमें भी बच्चे कंफ्यूज थे। ठीक है, AACR2 में भी कितने अनुच्छेद होते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद को एंट्री करते वक्त कहाँ कहाँ पे उसे मेंशन किया जाता है, ये सारी चीजें आपको इसी के अंतर्गत पढ़नी है। ठीक है, यानी कि इसे हम कहें कैटलॉगिंग अगर हम बोल दें पूरे को तो इसमें कोई संशय नहीं होगा। सूचीकरण यानी सेकंड पॉइंट जो आपका दिया है वो सूचीकरण से रिलेटेड है और पूरा सूचीकरण आपको पढ़ना है, एक भी पॉइंट इसमें मत छोड़ना। ठीक है, आगे देखते हैं,
यहाँ आता है मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि थर्ड पॉइंट है, यानी ज्ञान संगठन के तरीके। ज्ञान संगठन के कौन कौन से तरीके होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, ज्ञान संगठन की प्रकार कैसे हैं, ये सब चीजें हमें नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना है। ठीक है, मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, यानी कि ज्ञान संगठन अगर दे दिया तो ज्ञान संगठन से रिलेटेड जितना कुछ आपको मिलता है वो सभी आप पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, आगे देखते हैं जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जनरल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन यानी पुस्तकालय वर्गीकरण की सामान्य विधियां, सामान्य सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशंस, स्पीसीज ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की प्रजातियां, वर्गीकरण के मानक सिद्धांत, हमने पढ़े थे ना, सूचीकरण के सिद्धांत भी आपको पढ़ने हैं सूचीकरण में, कैटलॉगिंग में। यहाँ मानक सिद्धांत जो वर्गीकरण के दिए हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, कितने कैनन्स होते हैं, कितने सिद्धांत हैं, कितनी पॉस्टुलेट्स हैं, ये सभी आपको पढ़नी है, वर्गीकरण की भी और सूचीकरण की भी, क्योंकि अलग से आपको एक एक चीज आप टॉपिक वाइज यहाँ पे नहीं देंगे मेंशन करके, यहाँ आपको इतना दिया है, यही आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि आप इसे एनालिसिस करेंगे तो इसके ही अंदर आपको जो है वो पार्ट्स अलग अलग देखने को मिलेंगे। क्लियर, वर्गीकरण के मानक सिद्धांत और उनके आवेदन, मतलब एप्लीकेशंस यानी प्रिंसिपल्स बोल दें। पुस्तकालय वर्गीकरण की जातियां यानी प्रजातियां, ठीक है, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियां, स्पीसीज आपको यहाँ पे पढ़नी है। अब देखिए स्टैंडर्ड स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो मानक योजनाएं हैं क्लासिफिकेशन की, उनमें पढ़ना है आपको। सीसी आपको मेंशन कर रखा है, डीडीसी, यूडीसी, लेकिन इसके अलावा जितनी वर्गीकरण की स्कीम्स बनती हैं वो सभी, यानी 10 जो वर्गीकरण की पद्धति है वो सभी आपको पढ़नी है। सीसी, डीडीसी, यूसी, बीसी, एलसीसी, एससी, ये सारी वर्गीकरण की पद्धतियां आपको पढ़नी है, कौन सी पद्धति को किसने कब निर्माण किया, ठीक है, ये सारी पढ़नी है। बाकी एक आपको पॉइंट दिख रहा है नोटेशन, यानी अंकन यहाँ मुख्य रूप से वर्गीकरण में जोड़ा है, उसे भी आप नहीं छोड़े। अंकन, उसके नीड्स, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, विशेषताएं, कार्य, आवश्यकताएं, ये सभी आपको पढ़ने हैं किसके, अंकन के, ठीक है, नोटेशन के। क्लियर हुआ। अब आपको लास्ट पॉइंट दिखेगा यहाँ, एक मिनट थोड़ा सा और, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम्स लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जितनी पुस्तकालय वर्गीकरण की जितनी योजनाएं हैं, उनका डिजाइन और विकास कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, मैंने अभी बताया था आपको कि कौन कौन सी वर्गीकरण की पद्धति को किसने विकसित किया, कौन से वर्ष में विकसित किया, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था, उसका यूज कहाँ हो रहा है, ये सारी चीजें पढ़ना है। क्योंकि थ्योरी का भी क्वेश्चन बने तो आप घूमे नहीं, थ्योरी के क्वेश्चन को जैसे ही आप पढ़ें, अगर आपने थ्योरी को एनालिसिस करके ढंग से पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में इजीली महसूस करेंगे, ठीक है। इसीलिए कह रही हूँ कि पहले, सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो हमें सिलेबस को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि ये नहीं कि सिलेबस में हाँ ये पॉइंट दिया है तो आप सीधा सीधा उठाओ, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ही तो दिया है, आप सीधा सीधा वो विषय वर्गीकरण पढ़ लो, लेकिन विषय वर्गीकरण में भी हमें किस प्रकार से पढ़ना है, ये चीजें एनालाइज करनी है, तब हमें वो थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। और हमें थ्योरी की ऑथेंटिक बुक मिलना बहुत मुश्किल है मार्केट में, मुझे नहीं लगता कि थ्योरी की बुक है, तो मैं बार बार कह रही हूँ या तो ऐसी बुक देखो जो यूनिवर्सिटी का पूरा सार हो, मतलब यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ना मेरे ख्याल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत टिपिकल होता है, क्योंकि बहुत कंटेंट उसमें दिया हुआ होता है और जब बच्चा पढ़ता है तो उसे किस प्रकार से पढ़े, क्या छोड़े, क्या पढ़े, ये चीजें उसके माइंड में घूमती हैं, तो इतनी मोटी मोटी किताबों को कैसे कवर करे, ठीक है। तो इस प्रकार की बुक ढूंढिए वहां कि जिसमें आपको यूनिवर्सिटी का ही सार मिले, ठीक है, तभी आपकी वो तैयारी स्ट्रांग हो सकती है। और उसके लिए भी कोशिश करेंगे आपके सामने जल्दी से एक नई न्यूज, एक खुशखबरी लेकर आए, तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। आगे देखिए विषय वर्गीकरण, ये हमने यहाँ पर देख लिया, एक मिनट, पुस्तकालय वर्गीकरण की योजनाओं का डिजाइन और विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है। मानक उपविभाजन यानी स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ये पढ़ने हैं आपको, स्टैंडर्ड सब डिवीजन, हर एक क्लासिफिकेशन पद्धति का आपको ये मानक उपविभाजन पढ़ने हैं, ठीक है। सब डिवीजन इंडेक्स,
देन करंट ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये भी आपको पढ़ने हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रवृत्तियां, ये सारी आपको वर्गीकरण के अंतर्गत पढ़नी है। यानी थर्ड जो पॉइंट है उसे हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बोल दें। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बोल दें तो इसमें कोई संशय नहीं होगा। पुस्तकालय वर्गीकरण, एक होता है पुस्तकालय वर्गीकरण जो आपको मेन पॉइंट है, जिससे हमेशा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, पुस्तकालय सूचीकरण देन पुस्तकालय वर्गीकरण, दोनों पॉइंट से हमेशा 70% सिलेबस को कवर करते हैं। ये थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की बात कर रही हूं मैं, यानी कि थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में इस जो ये 2 पॉइंट हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो दैट मीन्स आपने 70% कवर कर लिया। उसके अलावा आपको थोड़ा और देखना है, जिसमें देखो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा जितना सिलेबस आपको दिया है उसकी सीक्वेंस में ना देकर उससे रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन थोड़े दूसरे पार्ट से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें घबराएं नहीं। अगर विषय वर्गीकरण है तो विषय वर्गीकरण में अगर कुछ पूछ लिया विषय से रिलेटेड और कोई चीज जो जनरली है, तो उसे आप आउट ऑफ सिलेबस घोषित नहीं कर सकते। यानी कि पुस्तकालय वर्गीकरण में एक डिक्शनरी शब्द आ गया, यानी सूचीकरण शब्द आ गया, तो सॉरी डिक्शनरी यानी शब्दकोश शब्द आ गया। ठीक है, शब्दकोश से रिलेटेड अगर पेपर में कुछ पूछ लिया जाए तो आप ये मत कहना कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। क्यों? क्योंकि ये जनरल बात है। डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति कब हुई, या फिर डिक्शनरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई, ये जनरल चीज है। तो इनको आप ये चीज एनालिसिस मत करना कि सूचना स्रोत की कोई यूनिट होगी इंफॉर्मेशन सोर्सेस की, वहीं से ये क्वेश्चन बन सकता था, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं जोड़ा तो ये क्वेश्चन कैसे आ गया। ये चीजें अपने दिमाग में मत रखना। एक बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया है यहाँ पे, ग्रंथ सूची वर्गीकरण, ग्रंथ सूची विवरण देखिए, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो बिब्लियोग्राफिक से यानी बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची से जितना बन सकता है, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेना। बार बार कह रही हूँ, इस पॉइंट को ये समझ के नेगलेक्ट मत करना कि ये बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, बस एक पॉइंट ही तो है, हम बिब्लियोग्राफी के बारे में पढ़ ले तो हमारा पूरा हो जाएगा। नहीं, बिब्लियोग्राफी कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ग्रंथ सूची कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं, उनमें भी परिभाषाएं पढ़ना, किस विद्वान ने उसकी क्या परिभाषा दी, किस तरीके से दी, उसके पार्ट्स कौन कौन से, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेबस को एनालिसिस करते हुए ही आप बुक परचेज करना। मेरा कहना है कि जितना हो सके अभी 2 महीने आप थ्योरी पढ़िए, 2-3 महीने, और लास्ट के जब 15 दिन रह जाएं तो अपने आप को बूस्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश करना, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन हो उनको पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, ये काम कब करना है? लास्ट के 15 डेज में। लेकिन अभी हमारे पास 4-4.5 महीने का टाइम है। उन 4 महीने में हम अभी फिलहाल के लिए थ्योरी कवर करिए, क्योंकि आपके पास सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन में 5 यूनिट थी, लेकिन यहाँ जो ये थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, अगर आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का मैच करेंगे, दोनों को साथ मिलाकर, तब आप एनालाइज कर पाओगे कि सेकंड ग्रेड का मात्र 1 यूनिट थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के लाइब्रेरी साइंस का पूरा सिलेबस है। समझ गए? जिन विद्यार्थियों ने सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से की है, गारंटी है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो यूनिट जोड़ी है वो ज्ञान संगठन की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्लासिफिकेशन, देन कैटलॉगिंग। ठीक है, कैटलॉगिंग, इन सभी को इसमें जोड़ा है। तो आप ये थोड़ा एनालाइज करना कि क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग में हमें एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना, ये पूरा ढंग से पढ़ना है। ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट और है, 4 नंबर पॉइंट, उसे हम देखेंगे क्या है। देखिए 4 नंबर पॉइंट है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, देन सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट एंड देयर फीचर्स, ये आपको यहां पर दिख रहे हैं। यानी विषय वर्गीकरण पढ़ना है और विषय वर्गीकरण के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं।
ठीक है। उसके अलावा विषय शीर्षक सूची पढ़नी है, विषय शीर्षक सूची आपको पढ़नी है, ठीक है। SLSH, LCSH, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ शेयर्स, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, ये सभी आपको पढ़नी है। इनके अंतर्गत इनकी विशेषताएं आपको पढ़नी है, ठीक है। जितनी विषय शीर्षक सूची बन सकती हैं, जितना आपको कंटेंट मिल सकता है, आप उनको कवर करने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है वो क्वेश्चन पुराना पैटर्न नहीं है कि पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ही पूछ लिए जाएं। आपको क्वेश्चन की यहाँ वरीयता देखने को मिलेगी, वेरिएशन मिलेगा कि पहले जो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे उनसे उनके अलग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जितने आपको टॉपिक यहाँ दिख रहे हैं उन टॉपिक को क्लियरली, एक एक टॉपिक को जितना डिस्क्रिप्टिव में आप पढ़ सको उतना पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि अभी आपके पास समय खूब है, 4-4.5 महीने हैं, उसमें आप आराम से कवर कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया है उनके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब क्या करना है, उन्हें सिर्फ एक बार रिवीजन करना है, रिवीजन के तौर पर। और रिवीजन भी करो ना तो उस यूनिट का करना जो यहाँ सेकंड यूनिट, उसमें सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन के सिलेबस में वो सेकंड यूनिट थी, और यहाँ थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन में वो पूरी सेकंड यूनिट के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, और उन चारों पार्ट्स को आपको एक एक पॉइंट को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। बाकी अगर आपको ये लग रहा है, अभी भी कुछ बच्चों को ये संशय होगा कि कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस प्रकार की पढ़ें, थ्योरी पढ़ें या ऑब्जेक्टिव पढ़ें, मेरा कहना है अभी के लिए आप थ्योरी पढ़िए। लास्ट के 15 डेज जब रहें, लास्ट 15 दिन में आप ऑब्जेक्टिव पढ़ने की कोशिश करना, या फिर हम कहें तो वन लाइनर पढ़ने की कोशिश करना। अभी आपके पास पूरा समय है तो आप थ्योरी पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। और थ्योरी के लिए भी मतलब मैं कहूँ तो ऑथेंटिक बुक आप ढूंढना, यानी सिलेबस को कवर करते हुए आपको बुक तो मिल जाएंगी, लेकिन उस बुक में कंटेंट किस प्रकार से मिल सकता है। क्योंकि मैंने अभी 3-4 बुक देखी हैं, उनमें जो वो है ना थ्योरी ऑफ, ये देखिए अभी मैं पॉइंट दिखा देती हूँ आपको, ये यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यहाँ पे यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन और मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। ये जो पॉइंट है ना, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये किसी भी बुक में अच्छे ढंग से क्लियर नहीं है जो ऑथेंटिक बुक से मैच करता हो, यानी यूनिवर्सिटी की बुक से मैच करता हो। फिर से मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि ऐसी बुक ढूंढना जिसमें सिलेबस तो कवर किया जाए पूरा, लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से किया जाए, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट को बहुत ब्रीफली पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। जितना ज्यादा कंटेंट आप पढ़ोगे उतना अपने आप को बूस्ट कर पाओगे लास्ट के 15 दिन में, ठीक है। तो कोशिश करना जितनी परिभाषाएं हैं सभी को कवर करने की, और बाकी जो आपको इश्यू रहे आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके डाल दीजिएगा, कोशिश करूंगी आपको वो भी प्रोवाइड कराने की। बाकी जितनी आप तैयारी कर सको अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अभी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा मार्च में, तो मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। सिलेबस को एनालिसिस पूरा कर लेना, एक एक पॉइंट को खुद से अपने माइंड से रिकॉल करना, खुद से मुंह से बोलकर उनको पढ़ना, क्योंकि एक चीज होती है सुनना और एक चीज होती है खुद मुंह से बोलकर एनालाइज करना कि हाँ ये पॉइंट है तो इस पॉइंट में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको थोड़ा एनालिसिस करके अपनी तैयारी स्टार्ट करिएगा, और कोई परेशानी नहीं होगी आपको करने में। बाकी मैं कोशिश करूंगी जितना आपका परेशानी हो उनको कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई भी संशय हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वहां देखकर आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए एक और न्यूज़ जो मैं बाद में देना चाहती थी, लेकिन अभी ही मैं आपके सामने एक बार बता दे रही हूँ जिससे बच्चों को उम्मीद रहे। मैं इस बुक पर यानी कि थ्योरी की बुक आपके सामने लेकर आने वाली हूँ, जो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए वो बुक रहेगी। यूनिवर्सिटी की बुक का सरल शब्दों में मैं कहूँ तो एक सार मिलेगा आपको, यानी पूरा जो मोटी मोटी बुक आपको देखने को मिलती है यूनिवर्सिटी में वो नहीं पढ़नी, उसे बहुत छोटे कंटेंट में बहुत सरल शब्दों में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही आपको बुक तैयार कर रही हूँ। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ 15 मार्च लास्ट है, 15 मार्च तक आपको वो बुक मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि हमें थ्योरी के लिए कोई बुक अच्छी नहीं मिल रही,
तो वो जरूर इंतजार करिएगा 15 मार्च तक का। उसके बाद आपको थ्योरी की बुक बहुत सरल शब्दों में आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों।